सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस चौकता में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसपी क्लासेस ऑनलाइन भी आ चुकी है, तो ऑनलाइन के अंदर हमारी सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम आगे की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। पहली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसी तरह से। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जिसको हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में जानते हैं। तो वो संख्या जो एक से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए वो संख्या प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्ण संख्या वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत और पूर्ण को अलग करने वाली एक संख्या है जो 0 है। फिर हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। उसके बाद में हमने सम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। वो संख्या जो 2 से भाग से जाए वो संख्या सम है। 2 से पूरी भाग हो जाए, 2 के टेबल में आए वो संख्या सम है। और जो संख्या 2 के टेबल में ना आए वो संख्या विषम है। जैसे उनके एग्जाम्पल पढ़े थे 1 3 5 7, उसके थे सम के थे 2 4 6 8 इस तरीके से। उसके बाद में हमने भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। भाज्य संख्या वो संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था, वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और 3 एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। वो संख्या जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसको ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और p और q दोनों z हो सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0। q है वो z, q है वो 0 नहीं हो सकता। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या जो होती है वो शांत और अशांत दोनों होती है। अशांत के साथ साथ यदि समान संख्या है तो वो परिमेय संख्या है, यदि अशांत के साथ साथ असमान संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या है। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि एक परिमेय और अपरिमेय के अंदर एक पाई का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। पाई को हम परिमेय संख्या के अंदर लिखते हैं या अपरिमेय संख्या के अंदर। पाई का मान जो होता है वो 22 के साथ जो हम मानते हैं, और इसका जो एक्चुअल मान होता है वो 3.14 आगे संख्या बढ़ता चला जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो 22 के साथ हमने माना है, ये एक्चुअल मान नहीं है। एक्चुअल मान इसका जो है वो 3.14 है। तो एक्चुअल मान यदि ये है इसका, ठीक है, तो पाई इसको हम चेंज नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में। तो पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और बात करते हैं यदि हम 22 के साथ की, तो 22 के साथ क्या है, एक परिमेय संख्या। 22 के साथ क्या है, एक परिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22 के साथ क्या करते हैं तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी हम आगे की क्लास के अंदर हम विभाज्यता रूल पढ़ेंगे कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसके लिए क्या नियम कायदे कानून होते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, हम पढ़ते हैं विभाज्यता रूल। ये कहाँ यूज होंगे, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसएससीजीडी की बात करता हूँ और एचएससीटी की बात करता हूँ, हरियाणा पुलिस की बात करता हूँ। तो इस जो कॉन्सेप्ट जो अभी स्टार्ट हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट से एक प्रश्न लाजमी आना संभव है, ठीक है। क्योंकि एसएससीजीडी का कोई भी एग्जाम उठा लेना, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप उठा कर देख लेना एक बार। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन यदि ना मिले आप डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। देखिए अभी देखिए कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा कि 7 8 9 और 5 ये एक संख्या है, और मैंने ये बोल दिया कि ये संख्या 2 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है। तो बताइए कि ए के स्थान पर क्या आएगा, बताइए कि ए के स्थान पर क्या आएगा। आपको ऑप्शन दे देंगे, तो इन सवालों को करने के लिए हमें विभाज्यता के रूल पढ़ना होगा, विभाज्यता के रूल पढ़ने होंगे। देखिए ध्यान से हम पढ़ते हैं विभाज्यता के रूल। 2 का 3 का 4 का 5 6 7 8 9 और 10 और 11, बस मॉडल है। ये इतने रूल यदि आप अपने जहन में, दिमाग में, दिल में समा लेते हो तो आपको उन क्वेश्चनों को करने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए ध्यान से 2 का नियम पढ़ते हैं। 2 का नियम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो भी बच्चा 2 का पहला 2 की टेबल जानता है तो वो 2 का नियम भी जानेगा। जैसे 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 20 है, 2 11 22 2 12 24 इस तरीके से।
0 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, यदि नहीं है तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, यानी 2 का नियम आपको आना चाहिए। ठीक है, 2 का नियम आना चाहिए आपको, 2 का पढ़ा जब आता है आपको तो 2 का नियम भी आता है। ठीक है, तो जिस संख्या के इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। आगे इससे आगे कुछ भी हो जाए, जिस तरीके से मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ A B C D, देखो यहाँ ये 2 लिख रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। यस सर, ये 2 से विभाजित है, ये संख्या क्या है 2 से विभाजित है। हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक 2 से विभाजित है या नहीं है, इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 है या नहीं है। यदि है तो संख्या 2 से विभाजित है, अदरवाइज नहीं है वो संख्या। आगे क्या लिख रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। ये पावर का मतलब होता है बाबू, पावर का मतलब होता है कि 2 की पावर मैंने 1 लिख दिया तो इसका मतलब 2 एक बार है, मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया तो इसका मतलब 2 दो बार है। ठीक है, मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया तो इसका मतलब 2 तीन बार है, मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया तो इसका मतलब 2 4 बार है। कोई भी जिसके ऊपर पावर होती है तो वो उतनी बार बना होता है, जिसके ऊपर पावर होती है वो क्या होता है उतनी बार बना होता है। ठीक है, तो हमने 2 का नियम पढ़ लिया, 2 के नियम के बाद में 4 का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 4 का लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 2। तो जो 2 का नियम है उसके अंदर एक हम देखते हैं, कौन सा इकाई का है, इसमें क्या देखते हैं सिर्फ एक हम देखते हैं। 4 के नियम में क्या देखेंगे हम, 4 के नियम में इकाई और दहाई का अंक देखते हैं, इकाई और दहाई का अंक, यानी 4 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है ये पता करने के लिए यदि उस संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी, यदि नहीं है तो वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। यानी इसके 4 के नियम के अंदर इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी, यदि नहीं है तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में 8 का नियम देखते हैं, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यदि 16 को बात करूं तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4। इसके अंदर 1 हम देखते हैं, इसके अंदर 2 हम देखते हैं, इसके अंदर 3 अंक लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। तो इसके अंदर इकाई का दहाई का अंक देखा, इसके अंदर इकाई दहाई और सैकड़ा का, यानी 8 का नियम क्या बोलता है, जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। एक बार देखिए 2 का देखिए, 2 का नियम ये बोलता है इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, इकाई का अंक इनमें से कोई एक होना चाहिए, यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 4 का नियम देखिए, 4 का नियम क्या बोलता है इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरीके से 8 का नियम भी होता है इकाई दहाई और सैकड़ा का, इकाई दहाई और सैकड़ा का जो अंक होता है वो यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरीके से हम 3 का नियम भी पढ़ते हैं। देखिए 3 का नियम पढ़ने से पहले ध्यान रखिए, ठीक है, कि कोई भी जो संख्या आप लिखते हो, आप देखते हो, ठीक है, आपने अभी तक कोई संख्या देखी होगी, तो जो संख्या होती है वो अंकों से बनती है। संख्या किससे बनती है, ये एक संख्या है, ठीक है, संख्या बनती किससे है, संख्या अंक से बनती है। किससे बनती है, संख्या किससे बनती है, अंक से बनती है, ठीक है। तो 3 का नियम बोलता है कि वो कोई भी संख्या ये पता करनी है कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, उस संख्या के जो अंक हैं, उस संख्या में जितने जो अंक हैं उनको जोड़िए, ठीक है। जोड़ने के बाद में उन अंकों के योग को 3 से भाग कर दीजिए। किसी से भाग कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। यदि वो अंकों के योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि नहीं होता है तो 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस तरीके से मैंने मान लिया कि 1 7 5 4 ये एक संख्या है, मेरे को पता करना है कि ये जो संख्या है 1754 ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या काम करूंगा कि इनके जो अंक हैं, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अंकों का योग करना है। इस तरीके से मैंने 1 + 7 + 5 + 4 ये 4 अंक की संख्या है,
इनके जो अंक है 1, 7, 5 और 4, इनको मैंने जोड़ दिया। 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 4 17, यानी इनका योग कितना आया है? इनका योग आया 17। 17 को मैं 3 से भाग करता हूँ तो 17 3 से भाग नहीं जाता तो ये संख्या भी नहीं करेगी। 17 3 से भाग नहीं जाता तो ये संख्या भी नहीं जाएगी। यदि यहाँ पर गुणा घास था, यदि यहाँ पर 6 आया होता, ठीक है, तो इसका योग कितना था? 18, और 18 का 3 से भाग जाएगा, ये संख्या भी जाएगी। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या बोलता है? अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि नहीं होता तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद में हम देखते हैं 9 का नियम भी 3 जैसा ही है। 9 का नियम भी क्या है? 3 जैसा ही है। मैं इसलिए बीच में से दोबारा आपको, क्योंकि आपका जो फ्लो है वो देखो 3 9 जैसा दिखाई देता है, 9 जैसा दिखाई देता है। आई मीन 3 का और 9 का जो नियम है वो एक जैसा है। जिस तरीके से इसमें लिखा है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, इससे होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। इसमें भी बोला है अंकों का योग, अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग किससे होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं, ठीक है, 5 का नियम क्या बोलता है बाबू? 5 का नियम ये बोलता है कि इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। इकाई का अंक यदि 5 है या 0 है, यदि ऐसा है इकाई का अंक 5 या 0 में से कोई एक है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, यदि नहीं है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 5 का नियम क्या बोलता है? 5 या 0 में से एक होना चाहिए, कौन सा? इकाई का अंक। उसके बाद हम पढ़ते हैं 6 का नियम। क्या पढ़ते हैं? 6 का नियम। 6 का नियम क्या बोलता है? 2 और 3 दूनी क्या होता है? 6 होता है। इन 2 और 3 के जो नियम है वो 6 के अंदर दोनों फॉलो होते हैं, दोनों क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। यानी 2 का भी नियम फॉलो होना चाहिए और 3 का भी नियम फॉलो होना चाहिए। यदि कोई किसी संख्या में 2 का नियम फॉलो हो रहा है, 3 का नियम नहीं फॉलो हो रहा है तो वहां 6 का नियम नहीं लगेगा। इस तरीके से मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूं 18 और 18 को मैं 2 से भाग करता हूं तो 2 में 18 चला गया, 3 से भाग करता हूं तो 6 3 6 का 18 चला गया, तो ये 6 से भी चला जाएगा, 6 3 18। ठीक है, यानी 6 के नियम के अंदर 2 और 3 का जो नियम है, 2 और 3 का नियम है, ये दोनों इसमें अप्लाई होने चाहिए। यदि होते हैं तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी, यदि नहीं होते हैं तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। और ये कतई जरूरी नहीं है, जो संख्या 2 से होगी यदि 3 से नहीं होगी तो वो 6 से कतई नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूं 27 है, वो 3 से तो विभाजित है परंतु 2 से नहीं है। 2 का नियम क्या बोलता है? इकाई का 2 4 6 8 0 होना चाहिए। यहाँ पर 2 4 6 8 0 में से कोई संख्या नहीं है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, और ये संख्या 3 से हो रही है परंतु ये 6 से भी नहीं होगी। दोनों के नियम एक साथ लगने चाहिए, यदि दोनों के नियम एक साथ लगते हैं तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी, यदि नहीं लगते हैं तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 7 का नियम। इसका 7 का नियम क्या बोलता है कि जो संख्या है, ठीक है, एक संख्या होती है, उस संख्या का जो इकाई का अंक होता है, उस संख्या का इकाई का जो अंक होता है, मान लीजिए मैंने लिखा 297, ठीक है, जो ये जो 7 है, ये 7 क्या है? इस संख्या का इकाई का अंक है। 7 का नियम बोलता है कि जो संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है, ये पता करने के लिए हमें कौन सी संख्या 7 से विभाजित है ये पता करने के लिए जो संख्या है उस संख्या का जो इकाई का अंक है उसका दोगुना करेंगे, बची हुई संख्या में से घटा देंगे। जिस तरीके से एग्जांपल ले लेता हूं, आपको पता है कि 14 7 से विभाजित है, 14 क्या 7 से विभाजित है, तो हम क्या करते हैं कि नियम लगाते हैं 7 का नियम। क्या होता है 7 का नियम? कि जो इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक का दोगुना कीजिए। इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 4 है, 4 का दोगुना कर दीजिए, कितना आ गया? 8 आ गया, कितना आ गया? 8 आ गया। और बची हुई संख्या कौन सी है? 1 है, तो 1 इसमें से घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए। घटाने के बाद में या तो आना चाहिए यहाँ 7 आना चाहिए, या यहाँ 0 आना चाहिए, या यहाँ 7 का कोई गुण आना चाहिए। गुण का मतलब पहाड़ा आना चाहिए, यहाँ कोई 7 का पहाड़ा आना चाहिए, जैसे 7 है, 14 21 28 इस तरीके से आना चाहिए। यदि ऐसा आता है, ठीक है, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, यदि नहीं आता है तो वो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। यानी एक बार और देखिए, इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 56, जिस तरीके से एक मैंने संख्या लिखी 56, ठीक है, 56 7 2 8 56, ये 56 जो संख्या है वो क्या है? 7 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, इसका पता करने के लिए जो इकाई का अंक है उसका दोगुना करेंगे। इकाई का अंक क्या है? वो यहाँ पर 6 है, तो 6 का क्या करेंगे? दोगुना करेंगे, 6 2 12 12 में से क्या बताएंगे? 5 बताएंगे, और 5
मतलब ये संख्या क्या आ जाएगी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, घटाने के बाद में 7 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 7 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। ऐसा आ रहा है तो उस संख्या 7 से विभाजित होगी, ऐसा नहीं आ रहा है तो उस संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। हमने कितने नियम पढ़े हैं? हमने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का नियम पढ़ लिया। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 10 का नियम। 10 का नियम क्या होता है देखिए। ठीक है, इकाई का अंक, 10 का नियम क्या होता है? इकाई का अंक, इकाई का अंक शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यदि इकाई का अंक 0 है यानी शून्य है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। यदि संख्या के अंदर अंत में शून्य नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। यानी 10 के विभाजकता का नियम यही बोलता है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। यदि है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, यदि नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अभी हम 11 का पढ़ते हैं। 11 का पढ़ने से पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 11 का नियम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रूल है, डिविजिबिलिटी रूल जो 11 का है, ये इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। ठीक है, देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2 का नियम क्या होता है? इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। 4 का नियम क्या होता है? इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित है, अदरवाइज नहीं है। 4 के बाद 5 का नियम क्या बोलता है? इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए। यदि 5 या 0 में से नहीं है तो संख्या नहीं देगी। 6 का नियम क्या बोलता है? 2 और 3 दोनों के नियम उस नियम के अंदर फॉलो होना चाहिए, उस संख्या के अंदर 2 का भी लगाना चाहिए, 3 का भी लगाना चाहिए। उसके बाद में 7 का नियम क्या बोलता है? इकाई का अंक का 2 गुना कीजिए और जो बची जो संख्या है उसको घटा दीजिए। घटाने के बाद में 7 आ रहा है, 0 आ रहा है या फिर 7 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, यदि आ रहा है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 8 का नियम क्या बोलता है? इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक। इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक, ये 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 8 से विभाजित होगी। यदि नहीं है तो वो कितनी भी छोटी या बड़ी हो उससे मतलब ही नहीं है। इकाई, दहाई और सैकड़ा का हो रहा है तो वो 8 से उसको भाग करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, 9 का नियम क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट्स है, यानी अंकों का योग। अंकों का क्या करना है? योग करना है। अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मेरे ख्याल से 3 का नहीं होगा। 3 का नियम भी यही है, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, रिपीट में नहीं होगा था। ठीक है, 10 का नियम क्या बोलता है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यदि इकाई का अंक शून्य है तो संख्या 10 से भाग जाएगी, यदि नहीं है तो संख्या 10 से भाग नहीं जाएगी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 11 का नियम। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ते हैं हम? 11 का नियम पढ़ते हैं। 11 का नियम क्या बोलता है देखिए ध्यान से। ठीक है, 11 का नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनो। 11 का नियम क्या बोलता है? 11 का नियम ये बोलता है कि एक संख्या होती है, उस संख्या के अंदर अंक होते हैं। संख्या के अंदर क्या होते हैं? अंक होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 7, 5, 9, ये एक संख्या है। ये कितने अंक की संख्या है? ये 3 अंक की संख्या है। तो संख्या के अंदर ये 7 नंबर अंक, ये 7 अंक है, ये 5 अंक है और ये 9 है और ये पूरी एक क्या है? संख्या है। तो यानी ये जो संख्या है इसमें सम स्थानों पर आने वाले जो अंक हैं और विषम स्थानों पर आने वाले जो अंक हैं, 11 से कोई संख्या भाग जाएगी या नहीं जाएगी, इसका पता करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा कि सम स्थानों पर आने वाले अंक और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 3, 2, 5, 4, 9, ये एक संख्या है। ठीक है, ये संख्या 11 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, इसका पता करने के लिए मैं क्या करूंगा? सम स्थानों पर आने वाले अंकों को और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो सम स्थानों पर, विषम स्थानों पर जोड़िए। 3 को जोड़ूंगा मैं, 5 को जोड़ूंगा मैं और 9 को जोड़ूंगा। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 12 और 5 17 हो गए, 17 हो गए। ठीक है, उसके बाद विषम स्थानों पर आने वाले जो अंक हैं उनको जोड़ूंगा। सम स्थानों पर आने वाले अंक हैं उनको जोड़ूंगा। यहाँ पर कितना है? 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना है? 4 है। 4 और 2 6। ठीक है, इसमें से घटा दूंगा। घटाने के बाद में यदि 11 आता है, 11 घटाने के बाद में यदि 11 आता है, यदि 0 आता है, यदि फिर 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, 55 आता है, यदि ऐसा आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, यदि नहीं आता तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी सम स्थानों पर आने वाले अंक और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करना है। योग करने के बाद में उनको आपस में घटा देना है और घटाने के बाद में यदि 11, यदि 0, यदि 11 कोई भी मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, यदि नहीं आता तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है,
और यदि आपको ये दिमाग में नहीं चल रहा है कि सम स्थानों पर आने वाले विषम स्थानों पर, तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। यानी 11 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, तो आपको क्या काम करना है, जो संख्या है उस संख्या के अंदर क्या करना है कि एक एक अंक को छोड़कर और उनको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे 3 2 को छोड़ दिया, 5 को जोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, 9 को जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया, जोड़ दिया, और उसके बाद में जो बच जाते हैं, जैसे 2 बच गया, 4 बच गया, इनको जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद में आपस में घटा देना है, घटाने के बाद में क्या आना चाहिए, 11 या 11 का कोई मल्टीपल या 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल ऐसा आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, यदि नहीं आता तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने विभाजन का रूल पढ़े, ठीक है। विभाजन का रूल 2 से लेकर और 11 तक हमने 2 से लेकर और 11 तक विभाजन का रूल पढ़े, और विभाजन का रूल हमने पढ़े ये कैसे किस तरीके से काम आएंगे, कैसे कहां यूज होगा, तो इस तरीके से पूछ जाएंगे। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा कि 7 5 3 2 1, और मैं ये बोलता हूं, ठीक है, कि ये संख्या 3 से विभाजित है, ये संख्या किससे है, 3 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि यहाँ मैंने b लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, b लिख दिया, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस b का मान क्या है, मैं जानना चाहता हूँ इस b का मान क्या है। ये जो मैंने b लिखा है, इस b के स्थान पर क्या आएगा, इस b के स्थान पर क्या आएगा, ये संख्या 3 से विभाजित है, तो मैं जाऊंगा विभाजकता के रूल पर। कहाँ जाऊंगा मैं, विभाजकता के रूल पर। विभाजकता का रूल क्या बोलता है कि जो अंक दे रखे हैं उनका सम कीजिए, अंक जो दे रखे हैं उनका क्या कीजिए, सम कीजिए। 7 + 5 + 3 + 2 + 1 है, ठीक है। यदि जो विभाजकता का रूल ये बोलता है कि यदि संख्या 3 का नियम क्या बोलता है, यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो उस संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो मैंने जोड़ा 7 और 5 12 और 3 15 15 और 2 17 17 और 1 18, ठीक है। तो इनका योग कितना आ गया, 18 आ गया, इनका योग कितना आ गया, 18 आ गया। अभी यहाँ पर ऐसी क्या संख्या लिखो, 18 आ गया। यदि मान लीजिए इनका योग 17 आया था, ठीक है। अभी 18 3 से विभाजित जाता है, तो इनको 3 से विभाजित करने के लिए इसका मान क्या हो जाता, 1 हो जाता, परंतु अभी इनका योग कितना आ गया, 18 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 और ऐड कर दूंगा, यानी b का मान क्या करना पड़ेगा, 3 और ऐड करना पड़ेगा, तभी 18 और 3 क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और ये क्वेश्चन करने के लिए इस तरीके के एसएससी और HSC इस क्वेश्चन के इतने पीछे है, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से लाजमी एक क्वेश्चन आना है बाबू, ठीक है। और आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। और यदि क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इसको देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और चीजें मिल रही है तो फायदा उठाइए इस चीज का, ठीक है। और इसी तरीके के कंटेंट, इसी तरीके की क्लास के लिए जुड़े रहिए एसपी क्लासेस चोपटा के साथ, और हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नए जोश के साथ। इसी के साथ मैं इस क्लास को ऑफ करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।